नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विश्वनाथ आईएएस एकेडमी सोलन में। तो आज हम सीखेंगे वेरिएबल एंड डेसिमल। वेरिएबल एंड डेसिमल यानी हिंदी में चर और दशमलव क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आपने सुना होगा या फिर जब हम छोटी क्लास में होते हैं तब उसमें हम क्या सीखते हैं कि माना मोहन की आयु बराबर है x, x मान लेते हैं हम, है ना। लेट अस सपोज एज ऑफ मोहन इक्वल टू x। तो वहां पे जो आपकी वैल्यू x है वो एक वेरिएबल होता है यानी चर होता है। जैसे आपने अल्फाबेट में देखा होगा, है ना, इसको अल्फाबेट या फिर इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा जाता है इसको। जैसे कभी भी हम कोई वैल्यू सपोज करते हैं जिसको x, y, z, a, b, c, d आप किसी में भी ले सकते हैं, तो इसको वेरिएबल बोला जाता है, चर बोला जाता है ना। अब आप आगे देखिए, जैसे मान लो हमारे पास एक वैल्यू है 5, दूसरी कोई वैल्यू है 10, तीसरी कोई वैल्यू है 30 मान लो। तो यहां पे तो आपको पता है कि ये 5 है, ये 10 है, ये वाला है 30 है ना। तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट नंबर, है ना, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। 5 है तो 5 है, 10 है तो इसको 10 ही लेंगे हम, 30 है तो 30 लेंगे एंड सो ऑन। इसमें 1000, 2000, 5000 जो भी लेंगे तो वो आपके पास फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन जो आपका वेरिएबल होता है जैसे x, y, z, इनकी वैल्यू हमको पता नहीं होती है, इसीलिए इसको वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे x ले लिया मैंने, y ले लिया मैंने, z ले लिया, तो इसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती, हमको पता ही नहीं है x क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 5 होगा। ठीक, y भी ऐसे ही है, y की पता नहीं कौन सी वैल्यू होगी, और z आपका, इसकी भी हमें वैल्यू फिक्स पता नहीं है। जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो या फिर हमें उसकी वैल्यू पता ना हो या फिर जो वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है तो उसको वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहां पे भी डेफिनेशन लिखी गई है इसकी। क्या बोला गया है? अ सिंबल यूजुअली अ लेटर लाइक x एंड y दैट रिप्रेजेंट एन अननोन और चेंजेबल न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसको चर या वेरिएबल कहा जाता है ना। देखिए जैसे यहां पे आपके पास दिया गया होगा, तो ये आपका वेरिएबल है ना, चर है आपके पास, ये आपका वेरिएबल है या चर है, ये चर है, ये भी चर है, ये वेरिएबल, चर, ये सारे के सारे अल्फाबेट से जो भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं या लिखे जाते हैं उसको चर कहा जाता है। सेकंड चीज देखिए आप इसमें, सेकंड चीज देखिए कॉफिशिएंट यानी गुणांक। क्या होते हैं कॉफिशिएंट? देखो अगर मैं चर की बात करता हूं, आपने कभी भी ऐसी वैल्यू देखी होगी, देखो यहां पे 2x, 3x, 5y, 3z, 10n, आपने ऐसी कोई वैल्यू देखी होगी, और खासकर आपने मैक्सिमम देखी होगी x के साथ, है ना। जैसे 2x, 3x, 4x, ऐसे करके आपने देखी होगी। तो x तो आपका वेरिएबल हो गया या चर हो गया, ये क्या है? चर, वेरिएबल। लेकिन इसके साथ जो 2 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, इसको बोला जाता है कॉफिशिएंट या गुणांक। तो यहां पे अगर मैं आपको पूछता हूं कि x का गुणांक या फिर व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x, तो कितना आएगा x का कॉफिशिएंट या गुणांक? 2। यहां पे x का गुणांक क्या है या कॉफिशिएंट क्या है? 3। यहां पे x का गुणांक या कॉफिशिएंट क्या है? 4 है। ओके, जैसे मान लो यहां पे और नंबर में लेता हूं, जैसे तो x कॉफिशिएंट x वेरिएबल 3 आपका कॉफिशिएंट आएगा, है ना, चर और गुणांक। कॉफिशिएंट वेरिएबल और कॉफिशिएंट यानी 2 आपका गुणांक है और y आपका चर है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, यहां तक हमने वेरिएबल एंड कॉफिशिएंट यानी चर और गुणांक के बारे में सीख लिया है। ठीक है, आगे देखिए, यहां पे है पावर और डिग्री, जिसको हिंदी में घात बोला जाता है ना। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं है क्या। इसकी डेफिनेशन यहां पे देख रखिए, हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड पावर और डिग्री। जैसे यहां पे पहला हमको दिया हुआ है 4x3, है ना, 4x उसकी घात 3, ये कॉफिशिएंट, वेरिएबल, पावर या डिग्री, है ना। यानी हिंदी में इसको बोला जाता है गुणांक, इसको बोला जाता है चर
और इसको बोला जाता है घात। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, जैसे नेक्स्ट है 3y8 कोफिशिएंट, वेरिएबल और पावर या डिग्री, है ना। अब आप नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सेम है, कोफिशिएंट, वेरिएबल और पावर, है ना। हिंदी में इसको बोला जाता है गुणांक, इसको बोला जाता है चर, इसको बोला जाता है पावर, जो किसी भी वेरिएबल के ऊपर लगी होती है, जैसे यहां लगा हुआ है ना। देखिए आगे देखिए, तो यहां तक हमने 3 चीजें पढ़ ली है। क्या क्या चीज? वेरिएबल क्या चीज होते हैं, हिंदी में चर, दूसरी चीज गुणांक या फिर हिंदी में कोफिशिएंट, तीसरा पावर या फिर डिग्री भी बोलते हैं उसको, तीसरी चीज घात भी बोली जाती है ना। अब आप आगे देखिए, यहां पे कुछ क्वेश्चन है। अब हम सीखेंगे कोई भी चर हो या फिर वेरिएबल हो, उनको ऐड कैसे किया जाता है। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे हमको क्या दे रखे हैं, कुछ वेरिएबल दे रखे हैं। जैसे पहला है x प्लस एक्स, है ना। तो अगर हमारे पास 2 एक जैसे वेरिएबल दिए गए हों, 2 एक जैसे वेरिएबल दिए गए हों, तो वो ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे 2x है, हमने इनको ऐड किया, x प्लस एक्स इतना बना, 2x बना। ठीक है, अगर बाय चांस हमको ऐसा दिया होता तो ये भी ऐड हो जाता। कितने x है देखो, 1 2 3 और 4, हमारा आंसर कितना आता, 4x आता। देखिए अब आगे देखिए, आगे देखिए, जैसे मान लो अब ऐसा होता क्यों है, x प्लस एक्स क्यों ऐड होते हैं? अगर ये बीच में ऐड का निशान है तो ये ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर यहां पे दूसरी चीज में देखो, यहां देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई। तो यहां तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहां पे हमने 2x लिख दिया, लेकिन हम यहां पे क्या लिखेंगे इसको, यहां पे हम इसको x प्लस वाई ही लिखेंगे, है ना। इसको हम और नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहां पे क्या होगा, जैसे वेरिएबल है तो x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, है ना। x की जो मर्जी वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू चाहे 5 आएगी, 50 आ जाएगी, 10 लाख आ जाएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, है ना। तो अब क्या होगा, अगर x की वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू आ रही है तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी इसकी भी तो वही होगी। अगर मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही ये वाला x 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस 5 यानी 10, 5 प्लस 5 यानी 10, है ना, हमारा आंसर 10 आएगा फिर। लेकिन अगर मैं यहाँ देखो, अगर यहाँ पे आंसर 10 आ रहा है, ठीक है, मैंने इसको ऐड कर दिया, 5 मैंने वैल्यू एज्यूम कर ली, यहाँ भी मैंने वैल्यू 5, यहाँ पे 5 थी तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही 5 आएगी, 10 हमारा आंसर आ गया। और अगर मैं अब देखो, अगर मैं यहाँ पे भी 5 डालूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये भी 10 बनेगा, है ना। इसका मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, है ना। तो यहां पे सेम वेरिएबल जब भी होता है तो वो ऐड हो जाता है। लेकिन जब आपका वेरिएबल अलग अलग हो, है ना, एक x हो, एक y हो, एक z हो, तो उस केस में वेरिएबल ऐड नहीं होता है। क्यों ऐड नहीं होता है, क्योंकि x की वैल्यू मान लो 5 है, y की वैल्यू अब जरूरी थोड़ी ना है कि 5 होगी। अगर y की वैल्यू भी 5 आ रही है तो x इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो। अगर ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू y हो जाएगा, है ना। फिर चाहे इसकी जगह आप y की जगह x लिखो, चाहे x की जगह आप y लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन क्या पता x की वैल्यू कुछ और होगी और y की वैल्यू कुछ और होगी, तभी तो ये वेरिएबल है, ये कुछ और आएगा, ये कुछ और आएगा, हमें पता नहीं है। तो ये x प्लस वाई ये नहीं ऐड, ये यहाँ पे ऐड नहीं होगा। हाँ, जब इसकी फिक्स वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू कुछ x की मान लो 5 आएगी, y की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो फिर ये ऐड हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे x प्लस वाई है तो इक्वल टू इसको हमको x प्लस वाई ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ना x की वैल्यू पता है कि x का मान क्या है, ना ही हमें y का मान पता है कि y का एक्चुअल मान क्या है। ठीक है, और यहाँ पे जो x का मान होगा पहली वाली इक्वेशन में, वही इसका भी मान होगा, तो इसीलिए आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब आप आगे देखिए, जैसे यहाँ देखिए x प्लस एक्स, तो सेम वेरिएबल, एक जैसे चर,
तो 2x बनेगा। ठीक, आगे देखिए y प्लस वाई सेम वेरिएबल जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 कॉफिशिएंट यानी गुणांक, y चर यानी वेरिएबल, तो देखो 3y प्लस वाई ये आपका कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, है ना, ये एक जैसा है तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नेक्स्ट ये वाला एक्स स्क्वायर है, तो हमारा आंसर जुड़ के क्या आ जाएगा, देखिए है ना, एक जैसे चर है, पावर भी सेम है, तो ऐड करके क्या आ जाएगा 2x प्लस एक्स जुड़ के क्या बना दिया इन्होंने 2x, और पावर ऊपर क्या रहेगी सेम रहेगी, पावर ऊपर सेम रहेगी, ध्यान रखना है आपने, पावर ऊपर सेम रहेगी, है ना। चलो इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना। मैंने मान लिया x की वैल्यू 3 मान ली, मैंने मान ली, सपोज कर ली, ठीक है, x की वैल्यू मैंने 3 सपोज कर ली। ठीक है, अब देखो 3x स्क्वायर प्लस यहाँ देखो ये भी 3 ही है। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ अभी, लेफ्ट वाला, फिर हम राइट वाला करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू मैंने 3 मान लिया है। अब देखिए 3 का स्क्वायर, 3 गुणा 3 9, 3 का स्क्वायर, हमारा आंसर कितना आ रहा है 18 आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ भी मेरे को x को 3 ही पुट करना पड़ेगा। ओके, देखो ठीक, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं, सबसे पहले हम बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट खोलते हैं सबसे पहले। ओके, तो 3, ये 3 स्क्वायर यानी 3 गुना 3, 3 3 9, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 18, राइट हैंड साइड 18, लेफ्ट इक्वल टू राइट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू 3 मान लेता हूं, तो यहाँ पे अगर x स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर है तो वो आपस में जुड़ के क्या बनाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, ये चीज सेम रहेगी और ये आपस में x प्लस x ऐड होके 2x बना देगा। ठीक, देखिए आगे देखिए, अब आगे हमारे पास क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिफ्थ x प्लस वाई। मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर 2 अलग अलग वेरिएबल है ना, x प्लस वाई अलग अलग वेरिएबल है, तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि हमको ना तो x की वैल्यू पता होती है और ना ही y की वैल्यू पता है। हाँ, जब हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी, y की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर हम उसको ऐड कर सकते हैं, है ना। ठीक, देखिए अब आप थर्ड चीज देखिए, सॉरी 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए 6th है, पांच। अब इसको ध्यान से देखिए, इस केस में क्या होता है, इस केस में हम कॉमन लेते हैं। अब कॉमन क्या होता है, देखो सबसे बड़ी पावर किसके पास है, सबसे बड़ी डिग्री 5 है, सबसे बड़ी डिग्री 5, ठीक है, और उससे छोटी डिग्री कितनी है 3 है, पावर या घात, है ना। अब आप देखिए, अगर मेरे को z की पावर 3 लिखना पड़ेगा तो इसको मैं कैसे लिखूं, z की पावर 3 का मतलब क्या है, z को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी z की पावर 3 आएगी। देखो ऊपर जो पावर आती है वो कब आती है, मल्टीप्लाई करके आती है ना। पावर कब कैसी आती है, मल्टीप्लाई करके आती है। और कॉफिशिएंट कब आता है, या फिर जो आपका गुणांक होता है वो कब आता है, ऐड करके आता है ना। पावर कब आएगी, मल्टीप्लाई करके, और कॉफिशिएंट या गुणांक कब आएगा, ऐड करके आएगा। एक बार इसको समझ लेते हैं पहले, है ना, उसके बाद इसको करते हैं। एक बार मैं ये समझा देता हूं। देखिए अगर मेरे पास यहां पे दिया हुआ है तो ये कितना हो गया 3z हो गया, ठीक है। 3 ये कॉफिशिएंट यानी गुणांक कब आता है, जब बीच में ऐड का साइन होता है ना, ऐड का हो या फिर माइनस का हो, तभी जाके आपका गुणांक या कॉफिशिएंट आता है। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, गुणा का साइन, तब आपके पास
जो 3 आएगा ये कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा, है ना। कोफिशिएंट कब आएगा, जब बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तब ये 3 आगे लगेगा यानी गुणांक में लगेगा। और जब आपके पास मल्टीप्लाई का साइन हो तो जो 3 होता है, 3, 4, 5 जितने भी मर्जी आपके पास वेरिएबल हो गए, तो उसके बाद कहाँ, ये आपकी देखो 3 ये हो गया, 2 ये आ गया, वेरिएबल आपका कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, पावर में लगेगा। ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है ना, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 3 आगे कहा कोफिशिएंट कब बनता है और पावर कब बनती है ना। देखिए जैसे यहाँ है 6th क्वेश्चन, अब हम इसको करते हैं। देखो है ना, देखो इसका मतलब अगर z की पावर 3 है तो मतलब z को 3 बार गुणा किया गया है, z को 3 बार गुणा, ओह सॉरी, अब प्लस है ना, ये वाली चीज मैंने ऐसे लिख दी। नेक्स्ट देखिए, z की पावर 5 है, z को 5 बार लिखना पड़ेगा। देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास कॉमन आएगा। कॉमन क्या होता है, कॉमन कब ले सकते हैं, जब हमारे पास किन्हीं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो 2 से ज़्यादा नंबर होंगे, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर। यहाँ पे मान लो प्लस करके और भी हमारे पास होता है ना, ऐसे करके होता 2z, तो 1 ये हो गया, बाकी 2 ये हो गया, है ना। 1, 2, 3 ऐसे करके चाहे 10 नंबर भी होंगे, तो उनमें से अगर बीच में प्लस का साइन है, जैसे यहाँ है, या फिर बीच में मान लो प्लस की जगह माइनस का साइन होता, ठीक है, माइनस का साइन होता, तो उसी केस में कॉमन लिया जाता है। बीच में या तो प्लस का साइन होना चाहिए या फिर माइनस का साइन होना चाहिए, कॉमन सिर्फ तभी लिया जाता है ना। देखिए यहां पे क्या है, बीच में प्लस का साइन है, कॉमन। अब देखो कॉमन होता है जो 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर में एक जैसा आता है ना, सेम हो, वही कॉमन आता है। देखो इसमें क्या है, देखो 3z इसमें भी है और 3z इसमें भी है, ठीक है। तो इसका मतलब कॉमन क्या आएगा बाहर, देखो कॉमन क्या आएगा बाहर, 3z कॉमन आ जाएंगे, और यहां से, और उसके बाद आपने ब्रैकेट लेना है, ठीक, ब्रैकेट लेना है। अगर 3z ये बाहर निकल रहे हैं तो अंदर क्या बचेगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं लिखना है, इसमें 1 लिखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप कुछ ना लिखें, जहां से कॉमन सारा नंबर बाहर आ रहा है वहां उसकी जगह क्या आएगा, 1 आएगा, ध्यान रखना है। और देखो ये भी कॉमन, ये तो सारा कॉमन आ गया, ये 3z कॉमन आ गया, बचे क्या, 2z अंदर बच रहे हैं, ठीक है। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, z की पावर 3 है ना, 3 बार z है ना, तो पावर में जाएगा ऊपर, है ना, मैंने अभी बताया था, गुणा में होगा तो पावर में जाएगा, और ऐड में होगा तो वो आपका कोफिशिएंट बनता है ना। देखो 1 प्लस 2z है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आंसर नहीं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो क्या आएगा, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, z इसकी पावर, z की पावर 3 ब्रैकेट 1 प्लस z की पावर 2, ठीक है। ये चीज ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए अब देखिए आप, इसको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखिए यहाँ पे क्या है, z की पावर 3, तो अब हम इसको वैसे नहीं लेंगे जैसे हमने अभी तक लिया था। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब जो आपके पास ये 5 है, इसमें 3 भी आएगी, पावर 3 भी आएगी, तो इसका मतलब z की पावर 3 यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस इसमें से 3 आपके पास बाहर निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब आप आगे देखिए, अगर आप देखो, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास सेम ही चीज बनेगी, है ना, सेम यही चीज बनेगी। देखो z की पावर 3 प्लस, अब देखो यहाँ पे z की पावर 3 देखो इंटू z की पावर 2, ओके। ये मैं इसमें ना एक प्रॉपर्टी लगती है, कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, देखो ये सर्ड्स एंड इंडिसेस में, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ है देखो, इसमें क्या लगेगी, अगर आपके पास 2 एक जैसे नंबर हो, जैसे यहाँ पे a या फिर z 2 एक जैसे नंबर हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन,
दो एक जैसे नंबर हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ भी ऐसे ही होगा, पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर आपकी मल्टीप्लाई नहीं, पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, है ना। दो एक जैसे नंबर हो तो आपकी पावर ऐड हो जाती है ना। देखिए तो यहाँ पे जैसे ही दो एक जैसे नंबर हुए, पावर ऐड होगी, z की पावर 3 प्लस z की पावर 5, है ना। ये जब मैंने इस फॉर्म में लिया तो ये बाद में ऐसे ही बनना चाहिए आपके पास, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक, अब आगे चलते हैं। 8th देखिए, 8th क्वेश्चन क्या है, सॉरी 7th क्वेश्चन, 8 नहीं 7th क्वेश्चन। सेम वेरिएबल, तो इसका मतलब आपके पास ये ऐड हो जाएगा, 8 प्लस 9, है ना। देखिए आगे देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, 8th क्वेश्चन, 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर। अब इसमें देखिए, इसमें भी आपके पास क्या होगा, कॉमन आएगी चीज़ें। क्या चीज़ें कॉमन आएगी, देखो ये छोटा है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं अभी, ये वाला 4, मैं सिर्फ 4 की बात कर रहा हूँ। 16 बड़ा है, कोफिशिएंट यहाँ पे बड़ा है, तो इसको 4x क्यूब प्लस इसको मैं कैसे, इसको मैं 4 गुना 4 16, 4 चौके 16, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 4 गुना 4 आपके पास 16 बन जाएगा, है ना। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि कॉमन कब लिया जाता है, जब बीच में या तो प्लस का साइन हो या फिर माइनस का साइन है। बीच में प्लस का साइन दिख रहा है तभी इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा, ठीक है। बीच में प्लस या माइनस के साइन से ही कॉमन आता है। तो अगर ये 4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने 4 को कॉमन लिया, यहाँ पे 4 नहीं बचेगा, यहाँ पे केवल एक ही 4 बचेगा, है ना। अब देखो इसमें से भी कुछ ना, यहाँ देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो कॉमन क्या आएगा, ये x क्यूब है, ये x स्क्वायर है, ठीक है। तो अब x क्यूब है, तो अगर x क्यूब है यानी 3x है। देखो दूसरे में क्या है, बीच में प्लस होके दूसरे में क्या है, 2x है, 2x है। तो अब देखो इसके पास यहाँ पे x गुणा x है ना, x गुणा x है, 2x मतलब x गुणा x, और यहाँ पे x की पावर 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें से देखो दो आपके पास आ रहे हैं, देखो 2 ये वाला है और ये वाला x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर x स्क्वायर कॉमन आएगा तो अब बचेगा क्या है, यहाँ से तो सारी चीज़ बाहर आ गई, यहाँ पे जब सारी चीज़ें बाहर आ जाती है तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी यहाँ पे आपके पास 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 तो बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। यहां से जब x स्क्वायर, देखो आपके पास यहां से x स्क्वायर बाहर आ गया, यहां से भी x स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 1, यानी मैं उसको 4 ही लिख सकता हूँ। तो मैं अगर मेरे को ऐसी चीज दे रखी है तो मैं उसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसा दे रखा है तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा सेम चीज बनेगी, ओके। तो ध्यान रखना है, यहां से चीजें x स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ पे वापस 4 बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको, ये मैंने 4 ना लेके इसको मैं अगर x और x की फॉर्म में लेता तो 1 बचता, और वो वाला 1 क्या है, 4 गुना 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर नहीं, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए 9th क्वेश्चन, देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, देखो सेम वेरिएबल है, x एक जैसे चर है, घातें भी एक जैसी है, तो इसको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, है ना। सेम है, देखो इसमें 20, 15, 10 और 5 को ऐड करना है, वेरिएबल भी सेम है। हम नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ देखिए 8x प्लस 10y, ये आपस में मल्टीप्लाई ऐड नहीं होगा, वेरिएबल अलग है, चर अलग है, यहाँ पे x चर है, यहाँ पे y चर है। तो इस केस में क्या होगा, देखो हम इस केस में कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आएगा, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 गुणा 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 2। और किस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो 8 में 4 गुणा 2, 10 में 5 गुणा 2, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें 2 कॉमन आएगा, ठीक है। 2 एक जैसा नंबर आएगा, बीच में प्लस है, प्लस या माइनस हो तो ही हम कॉमन ले सकते हैं। देखो 2 को मैंने कॉमन लिया यहाँ से,
यहाँ से भी 2 को कॉमन ले, अब बचता क्या है 4x बचेगा। देखो यहाँ से 2 बाहर आ गया है ना, 2 बाहर आ गया तो मैंने इसको 5 गुणा 2 की फॉर्म में लिखा था, बचता क्या है 5 और y। तो यानी मैं 8x + 10y को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। ठीक, लास्ट वाला आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12। ओके, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अगर आप इसको अच्छे से करेंगे ना तो ये आपकी जो ये जो चर और आपके कॉफिशिएंट है ना, वेरिएबल एंड कॉफिशिएंट, ये क्या होते हैं आपके बहुत सारे एग्जाम में बहुत जगह इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, और जब वो इक्वेशन बनाते हैं और आपको पता होता है कि वेरिएबल, कॉफिशिएंट या उसकी जो पावर होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। ये चीज़ बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ देखिए x और x, x माइनस एक्स, देखिए जब मैं x में से x माइनस करूंगा 0, आराम से हो जाएगा ये माइनस। देखो 3n माइनस 2n, 3 में से 2 माइनस होगा 1 आएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, x की घात 2 है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या होगा x कॉमन आके बाकी बचता क्या है x माइनस 1 बचेगा। मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अभी मैंने पीछे सारा बताया, अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो 8 माइनस 3y, 8y माइनस 3y 5y। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, ध्यान से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा z की पावर 3 कॉमन आ जाएगी, 1 माइनस, है ना, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, है ना। देखिए आगे देखिए 8n³ माइनस 2n², पावर अलग अलग है, वेरिएबल एक जैसे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका कॉमन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं ना, कॉमन ही आएगा इसमें। तो क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ मैं इसको ना मिटा देता हूँ पहले। देखो देखिए आगे देखिए इसमें से कॉमन क्या आएगा 2 कॉमन आएगा, 2n² कॉमन आएगा, बचेगा क्या 4n माइनस 1 बचेगा, इसमें ये बचेगा। ठीक है, अगर आपने पिछले वाली स्लाइड पे ढंग से समझा है तो मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको ही पता चल रहा होगा कि इस तरह ही होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे एक माइनस z है, दूसरा प्लस z है, कट के ये आपस में 0 आएगा, है ना। देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट भी आपको खुद करना है। चलो मैं इसको कर देता हूँ। देखो इसमें भी कॉमन ही आएगा, इसमें कॉमन क्या है, देखिए ये 8 है, ये 10 है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा माइनस 4x² प्लस 5y। ओके, यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा और उसके बाद x² प्लस 5y यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके ठीक, अब आगे चलते हैं। कॉमन कैसे लिया जाता है, वेरिएबल कैसे ऐड होते हैं, कॉफिशिएंट क्या चीज़ होते हैं, तो मैंने ये आपको सारा पिछली सारी स्लाइडों में समझा दिया है। तो आप वहाँ पे अच्छे से ध्यान से समझिए। अब आप आगे देखें, देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास मान लो जैसे एक इक्वेशन दे रखी इक्वल टू 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमको x की वैल्यू निकालनी। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस केस में क्या होगा, जो आपका ये +1 है, ये इस साइड जाके जब भी कोई नंबर बराबर के दूसरी साइड जाता है तो वो क्या करता है, अगर वो प्लस का होता है तो वो दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाता है। ठीक है, और अगर कोई माइनस का नंबर बराबर के दूसरी साइड जाता है तो वो प्लस का हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है x + 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 1 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस का बराबर के दूसरी साइड जाता है माइनस बनाता है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक, अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे ऐसे दिया होता
तो क्या होता, माइनस का नंबर है बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाता। तो हमारा आंसर इक्वेशन कितना आता, 6 इसका आंसर आता। ध्यान रखना है जब आपका प्लस का दूसरी साइड जाता है नंबर बराबर की दूसरी साइड तो वो माइनस का हो जाता है, माइनस का जाता है तो वो प्लस का हो जाता है। ये हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी होती है। x की वैल्यू कब निकलेगी, जब आपका जो वेरिएबल है वो एक साइड रहेगा और बाकी जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं जैसे 1 2 5 इसको हमें बराबर के दूसरी साइड रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 और यहाँ पे 6 आ रहा है। देखिए आगे देखिए आप, अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये आपने खुद करना है। ओके, अब देखो नेक्स्ट देखो, जो आपका ये y के साथ लगा हुआ है इसको क्या बोला जाता है, गुणांक या कोफिशिएंट, है ना। तो यानी y का कोफिशिएंट क्या है, 8। अब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है ना। तो अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y कहाँ जाता है, ये बटे में जाता है। जो बराबर के दूसरी साइड नंबर होगा उसके बटे में या उसके अपॉन में डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, तो अब ये डिनोमिनेटर में जाएगा, हर में जाएगा तो क्या आएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। लेकिन इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जब आपके पास कभी भी ऐसा डायरेक्टली दिया गया हो, कभी भी ऐसा डायरेक्टली दिया गया हो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो, आपको कोफिशिएंट दिया गया हो और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर दिया गया हो, तो आपने क्या करना है, इसको डायरेक्ट ही काट देना है ना। क्योंकि आपको पता है ये अगले स्टेप में क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, हर में जाएगा और वहां से काट के आपका 2 आंसर आएगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट ही काटना है, स्टेप इतने लंबे स्टेप नहीं लेना है, डायरेक्टली काटना है इसको। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, अब आप आगे देखिए, देखिए ठीक है, देखो जैसे आगे 8y + 2y = 100। देखो एक जैसा है, एक जैसे वेरिएबल है, अगर एक जैसे चर है तो ये ऐड हो जाएंगे, 8 + 2 10y = 100, है ना। अब देखिए 0 से 0 मैंने डायरेक्ट काट दिया, है ना। डिनोमिनेटर में ले जा सकते थे लेकिन हमने इसको डायरेक्ट काट दिया। पहले हमने ऐड किया, उसके बाद हमारे पास 10y बना, हमने इसको डायरेक्ट काट दिया। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 10 इसमें डालेंगे तो ये बनेगा 80y, 80, ये कितना बनेगा, 20 बनेगा। 80 + 20 100, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो आप नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2x - 8 = 10, है ना। अब देखो, अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पास कांस्टेंट नंबर है, यानी जिनके पीछे x y z नहीं लगा हुआ है, उसको बराबर के एक साइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो हम इसको 8 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें x y z कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है और कांस्टेंट नंबर यानी जैसे ये 8 10 15 10,000, इसको हम बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे। और जैसे ही ये -8 इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, ये +8 बनेगा। माइनस की वैल्यू बराबर के दूसरे साइड जाएगी तो प्लस की बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखो 18। ओके, इसको अब डिनोमिनेटर में नहीं ले जाना है, मैंने आपको क्या बताया, इसको यहीं पे काट दो। 9 दूनी 18, x बराबर है 9। ठीक, अच्छा देखिए जैसे नेक्स्ट है, इसमें से अगला क्वेश्चन आपने खुद करना है। अच्छा नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसी फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, देखो -2 है, जिसके पीछे x y z नहीं लगा होगा, वेरिएबल नहीं लगा होगा, उसको सबसे पहले हम दूसरी साइड ले जाएंगे। +2, 8 + 2 10। ठीक है, ये इसको ना मैं पूरा ही बता देता हूँ, एक बार यहाँ पे बता देता हूँ मैं, चलो ठीक है। देखो 5/8x = 10, हमको x की वैल्यू चाहिए तो सिर्फ आपका x ही लेफ्ट हैंड साइड रहना चाहिए, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड रहना चाहिए। ठीक, तो ये वाला 5 डिनोमिनेटर में जाएगा, हर में जाएगा और ये वाला ऊपर अंश में जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे और ये ऊपर। ठीक है, वज्र गुणा। देखो x बराबर है 10, ये वाला 5 मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे आएगा ये ऊपर आएगा, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो 8 दूनी 16, x बराबर है 16 हमारा आंसर आ गया। ठीक।
ठीक है, मैंने ये पूरा बता दिया, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ऐसे काटना है इसको डायरेक्ट, x इक्वल टू ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 8वां क्वेश्चन आपने खुद करना है। ओके, देखिए आगे देखिए अब। अच्छा, इसमें एक सेकंड आप रुकिए, इसमें एक चीज और है। देखो, अगर मेरे को ऐसा दिया गया है जैसे ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करने इसमें। सबसे पहले देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 6 को मैं 3 गुना 2 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 गुना 2 लिख सकता हूँ। चलो मैं इसको पूरा ही लिख लेता हूँ, 1 मिनट। देखिए 6y, देखिए इसको मैं पूरा ही सॉल्व कर लेता हूँ। देखो, अगर मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, खाली x बचेगा। यहाँ पे 6 को 3 गुना 2, 3 तो बाहर आ गया, 2 अंदर बच गया, है ना। देखो 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 गुना 2, तो ये वाला 3 तो यहाँ बाहर आ गया, ये वाला 2 अंदर रह गया y के साथ। अब देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 3 9, तो एक 3 तो बाहर आ गया, कॉमन आ गया, बाहर आ गया, दूसरा 3 अंदर रहेगा, ठीक। तो अब क्या करना है, ये वाला 3 इस साइड जाके डिनोमिनेटर में जाएगा, बटे में जाएगा, है ना, हर में जाएगा, और ये 18 को काट देगा। तो आपको ये, अगर आप इस 3 को बटे में लेंगे तो इस साइड 3 को बटे में लेना है, यहाँ से 3 हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से बटे में आएगा। कौन सा 3 बटे में आएगा, जो आपके ब्रैकेट के जो सभी से निकला हो, है ना, ब्रैकेट के बाहर था, कॉमन था, तो आपका कितना आ गया 6 18। लेकिन क्या करना है कि अगर जैसे आपके पास यहाँ पे 3 था, देखिए यहाँ पे 3 था, तो इसको ऐसे ना लिख के, इतना ना करके आप डायरेक्ट 3 से यहाँ से डायरेक्ट काटना है 6। तो हमारा आंसर कितना आएगा, x + 2y + 3z बराबर है 6। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, एक लीनियर इक्वेशन, है ना। तो चलो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। और अगर आप UPSC, CSC या HPAS, HP के स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, या फिर जो सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके सेंटर में CGL हो गया, CDS हो गया, NDA हो गया, बैंक PO हो गया, या फिर स्टेट का जैसे अभी पटवारी आने वाला है, HP का पटवारी पेपर वो आने वाला है, तो आपको हमारे साथ अगर जुड़ना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा एड्रेस है 2nd फ्लोर, कोटला नाला चौक, सोलन, हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करिश्मा हो गया, बंद नहीं करिए।